हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। और हम मिलकर पढ़ रहे हैं फ्लूइड मशीनरी। तो अभी तक हमने फोर्स कैलकुलेट की है स्टेशनरी कर्व प्लेट पे दो कंडीशन में, जब हमारा जेट सेंट्रली स्ट्राइक करता है और टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है। आज हम लोग मूविंग कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब हमारा कर्व प्लेट मूविंग कंडीशन में होगा तो जेट उसमें कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्या इफेक्ट होगा अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस। तो आज हम इसी को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन मूविंग कर्व प्लेट सेंट्रली इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। ये हमारा इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन मूविंग कर्व प्लेट सेंट्रली, ओके, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो यहाँ पे मूविंग छूट गया हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइप बनाते हैं एक। दिस इज आवर पाइप। उसके आगे हमारा नोजल रहेगा और इस नोजल से हमारा एक जेट निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइप के अंदर जो फ्लूइड रहती है उसकी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जो हमने नोजल लिया है वो कन्वर्जिंग टाइप का लिया है। क्यों लिया है? ताकि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए और काइनेटिक एनर्जी भी हमारी बढ़ जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं प्रेशर हेड को कन्वर्ट कर रहा हूँ काइनेटिक हेड में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाइप, ये है हमारा नोजल और ये है हमारा जेट। ठीक है, तो जो जेट है वो नोजल से कुछ वेलोसिटी से निकलेगी। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी जेट जो नोजल से निकलेगी या ट्रेवल करेगी वो किस वेलोसिटी से होगी? तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक यहाँ पे एक कर्व प्लेट होगा हमारा कुछ इस तरीके का, और ये कर्व प्लेट भी हमारा मूव कर रहा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, यानी उसकी भी कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, दैट इज यू। तो जेट भी ट्रेवल कर रहा है यानी जेट की भी कुछ वेलोसिटी है और मूविंग कर्व प्लेट की भी कुछ वेलोसिटी है। तो दोनों मूव कर रहा है। तो दोनों जब मूव कर रहा है तो एक दूसरे को जो स्ट्राइक करेगा, जेट स्ट्राइक करेगा कर्व प्लेट पे विथ वेलोसिटी, उसे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। यानी जो जेट है हमारा कुछ इस तरीके से ये स्ट्राइक करेगा और यहाँ पे अलोंग द पेरीफेरी, ये हमारा कर्व वेन है, तो ये हमारा इस तरीके का निकल जाएगा, इस तरह आएगा और इधर से निकल जाएगा, ट्रैवल करेगा अलोंग द पेरीफेरी। क्योंकि ये मूविंग कंडीशन में है तो हम इसे थोड़ा आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सवाल होता है कि ये जो जेट है वो मूविंग कर्व प्लेट पे किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो उसका जवाब होगा रिलेटिव वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम दो ट्रेन मानते हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी, एक का रफ्तार अगर स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का जो स्पीड होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर मैं कहूँ कि ट्रेन बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालिए तो कितना होगा? 10 - 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। जब मैं किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ या फिर रेफरेंस ले रहा हूँ तो उस चीज़ को मैं स्टेशनरी या फिर उसकी वेलोसिटी में 0 मान लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को लिख लेते हैं, जैसे लेट v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट है।
यू क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ कर्व प्लेट या मूविंग प्लेट, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ प्लेट। यहां पे स्मॉल ए ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जेट का, और यहां पे वी आर यानी रिलेटिव वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी होगी जो जेट स्ट्राइक करेगा कर्व प्लेट पे, जिसका वैल्यू होगा यानी वी आर का वैल्यू होगा v माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ इस डायग्राम में हमने माना है कि ये जो कर्व प्लेट है ये बहुत ही स्मूथ है और इसमें कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं हो रहा। तो जिस वेलोसिटी से ये जेट इस पे स्ट्राइक करेगा उसी वेलोसिटी से ये यहाँ से एग्जिट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। तो ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था, वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी था। अगर कोई लॉसेस नहीं हो रहा है तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी से ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनलेट और आउटलेट का जो वेलोसिटी होगा वो हमारा सेम होगा। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा जो इस प्लेट का है वो टेंजेंशियली आउट हो रहा है। अगर इसमें प्लेट का थोड़ा और एलेबोरेटेड, थोड़ा बड़ा करके अगर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, अगर ये मान लीजिए हमारा कर्व प्लेट है और यहाँ से हमारा जेट आया और अलोंग द पेरिफेरी ट्रैवल करके ये हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ का जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, और जो ये एग्जिट हो रहा है वो भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, तो अगर ये इंक्लाइंड है तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर हम इसे एक्स एक्सिस मानते हैं, जो जेट का डायरेक्शन है उसे हम एक्स एक्सिस मानते हैं, तो इसे हम यानी रिलेटिव वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं, यानी इस तरफ के डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन को हम कहेंगे वी आर कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारा इससे एंगल बना रहा है, और इसको हम कहेंगे वी आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर ये एंगल थीटा बना रहा हो तब, ठीक है। तो ये हमारा आउटलेट पे जो वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी से ये निकल रहा था, ये टेंजेंशियल था और कुछ एंगल बना रहा था, तो इसे हमने एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ दिया। तो हमें फाइंड करना है जेट कितना फोर्स लगा रहा है कर्व प्लेट पे, मूविंग कर्व प्लेट पे। तो हमें यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसे हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं। तो लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्दर इस एक्सेलरेशन को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसको और हम थोड़ा अगर एलैबोरेट करते हैं तो m अपॉन v1 माइनस v2 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैंने v1 पहले क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ जेट कितना फोर्स लगा रहा है कर्व प्लेट पे, ठीक है, इसलिए मैंने v1 पहले लिया है। अगर मुझे फाइंड करना होता कि कर्व प्लेट कितना फोर्स लगा रहा है जेट पे, तो यहाँ पे हम लिखते v2 माइनस v1, लेकिन यहाँ पे हमें जेट कितना इंपैक्ट कर रहा है कर्व प्लेट पे निकालना है, इसीलिए मैंने लिखा है v1 माइनस v2, ठीक है। तो एक छोटा सा टर्म आता है, अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर से, तो ये होगा mv1 माइनस mv2 अपॉन, अगर ये हमारा चेंज इन टाइम होगा यानी टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा टर्म हम लोग जानते हैं कि मोमेंट क्या होता है, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर मोमेंट मास इनटू वेलोसिटी होगा तो ये हमारा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम यानी F इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे देखिए इनिशियल माइनस फाइनल क्या होता है, हमारा चेंज इन, और यहाँ पे मोमेंटम है तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे अगर हम मोमेंटम को रिलेट करते हैं टाइम से तो ये बन जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो F आ गया लास्ट में वो होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो जेट फोर्स लगा रहा है कर्व प्लेट पे, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बैक टू इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन हम लिखते हैं F इक्वल्स टू m v1 माइनस v2 अपॉन dt। इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखें कि m अपॉन dt
ये हो जाएगा v1 माइनस v2। अब यहाँ पे एक छोटा सा और टर्म आ रहा है m/dt, इसे कहते हैं मास फ्लो रेट। ये मास फ्लो रेट है जेट का जो स्ट्राइक करता है आपका कर्व प्लेट पे। तो मास को हम डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन dt, और हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, यानी ये हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू हाइट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी m/dt, यानी मास फ्लो रेट के बदले मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ F इक्वल्स टू m/dt के बदले रो यानी डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, ब्रैकेट v1 माइनस v2। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेट की वेलोसिटी जो स्ट्राइक कर रही है वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। तो अब हम फाइंड करते हैं फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, Fx, यानी हमें कौन सा फोर्स फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए हमें जो फाइंड करना है फोर्स अलोंग x डायरेक्शन एंड फोर्स अलोंग y डायरेक्शन, यही हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, Fx इक्वल्स टू हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए, तो हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, पहले इक्वेशन लिख लूँ मैं, तो ये तो हमारा हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू वी आर। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट है जो स्ट्राइक कर रहा है कर्व प्लेट पे, ये एरिया ऑफ जेट है और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, मल्टीप्लाइड बाय v1 वेलोसिटी यानी इनलेट वेलोसिटी अलोंग विच डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, अलोंग x डायरेक्शन, तो यहाँ x हो जाएगा, माइनस फाइनल वेलोसिटी अलोंग विच, क्योंकि x डायरेक्शन पे ही निकाल रहे थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये हमारा है। तो इनिशियल x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है, तो उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Fx विल बी रो a वी आर अपॉन v1x, तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी था, तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू, ठीक है, माइनस v2x। अब देखिए यहाँ पे ये v2x, अब देखिए यहाँ पे अलोंग x एक्सिस, तो ये तो हमारा कुछ एंगल बना रहा था। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़े, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। अब ये देखिए जेड का डायरेक्शन इधर है और इस x वेलोसिटी कंपोनेंट का x डायरेक्शन में ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम एक माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अलोंग x एक्सिस हो जाएगा माइनस वी आर कॉस थीटा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, यही होगा। अगर हम इसे तोड़ते हैं, फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी डेंसिटी इनटू एरिया, रिलेटिव वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v माइनस यू, उसके बाद ये ब्रैकेट अंदर में ये हो जाएगा v माइनस यू, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v माइनस यू और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ v माइनस यू कॉमन आ रहा है हमारा ये दोनों में, तो हम बाहर ले चलते हैं इसको। तो फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ जेट इंटू रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं v माइनस यू, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा जेट का फोर्स अलोंग x एक्सिस, कि वो अलोंग x एक्सिस हमारा कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा केस आता है कि अगर हम मान के चले केस 1, कि अगर ये केस हो सेमी सर्कुलर वेन का, ठीक है, यानी सेमी सर्कुलर वेन, वेन मतलब कर्व प्लेट या फिर प्लेट। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर वेन में थीटा जो होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री, यानी कुछ इस तरीके का। कुछ इस तरीके का है, जो हमारा जेट आती है कुछ इस तरीके से आती है और यहाँ से इस तरीके का निकल जाती है। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, ये इधर से आया और यहाँ से एग्जिट हो गया, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है 0। तो इसमें फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना होगा, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा, ठीक है, इसको अगर हम लिखते हैं कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम 0 लिखें तो इसका वैल्यू होता है 1। तो अगर हम इस पर पुट करते हैं तो ये बनेगा आफ्टर पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी रो इंटू एरिया इंटू वी माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो गया, तो उधर मैंने कर दिया डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी माइनस यू, यानी जस्ट उसका डबल हो गया, फोर्स जो था उसका डबल हो गया। ठीक है, तो ये तो केस था हमारा सेमी सर्कुलर वेन। तो फोर्स अलोंग y एक्सिस विल बी रो a v r
या यहाँ होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस माइनस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल बी रो ए रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो जेट है इसका y कंपोनेंट तो है ही नहीं, ये तो हमारा x कंपोनेंट में ही है सिर्फ। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा अलोंग y डायरेक्शन विल बी 0। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वी आर साइन थीटा। तो इसको हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस विल बी 0 माइनस जो हमारा फाइनल वेलोसिटी था वो हमारा था रिलेटिव वेलोसिटी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो फोर्स अलोंग y एक्सिस विल बी, ये हो जाएगा आपका रो ए वी माइनस यू इंटू माइनस वी माइनस यू साइन थीटा। तो अगर हम माइनस को बाहर करते हैं तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल बी माइनस रो ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जो जेट हमारा लगा रहा है कर्व प्लेट पे। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने डायरेक्शन अपवर्ड लिया था तो हमें क्या लेना होगा, इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए डाउनवर्ड्स फोर्स लेना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना होगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है वर्क डन। तो हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही होता है। और हम ये भी जानते हैं जो हमको यहाँ निकालना है वो होगा वर्क डन पर सेकेंड, जो हमें अभी निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन होता है ये फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा, अलोंग एक्स एक्सिस हमको मिल रहा था उस फोर्स को लेंगे, और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये हमारी मूविंग प्लेट की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं वर्क डन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस यानी एफ एक्स इंटू यू। तो इसको हम लिख सकते हैं रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू, जो कि हमारे पास आया था। जो एफ एक्स की वैल्यू हमारी आई वो हमारी ये थी रो ए वी माइनस यू 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई यू था, जो मैंने यहाँ पे यू किया था वो मल्टीप्लाइड यहाँ कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया यानी वर्क डन पर सेकेंड, जो इक्वेशन आएगा वो होगा रो ए यानी डेंसिटी इंटू एरिया रिलेटिव वेलोसिटी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। तो ये था हमारा वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, जो जेट लगा रहा है हमारा मूविंग प्लेट में, ये हमारा पावर है, जो कह सकते हैं जैसे इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और ये जूल पर सेकेंड किसके और लिख सकते हैं हम लोग वाट, जो कि होता है पावर का यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि जो जेट है वो कितना पावर लगा रहा है, डिलीवर कर रहा है कर्व प्लेट पे, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हमें निकालना है इफिशियंसी कितनी होगी। तो इफिशियंसी निकालते हैं, बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। जो इफिशियंसी होती है उसका फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, ये तो हमारा वर्क डन मिल रहा है, तो हम लिख देते हैं वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनपुट पावर है वो क्या है, ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट, वही हमारा इनपुट एनर्जी है या फिर इनपुट पावर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट, जो हमारा इनपुट पावर है। तो ये हो जाएगा आउटपुट बाय इनपुट, जो हमारी इफिशियंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे पहले वर्क डन तो हम निकाल चुके हैं, तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट विल बी, हम काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा एम अपॉन, अगर हम यहाँ पे सेकंड कर दे रहे हैं, इंटू वी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि m अपॉन डी टी, मास अपॉन टाइम के बदले हम लिख सकते हैं रो ए वी। ठीक है, तो हम अगर लिखते हैं इसको हाफ रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने जो v लिया, वेलोसिटी लिया है वो v लिया है, मैंने v माइनस यू नहीं लिया, जो रिलेटिव वेलोसिटी है मैंने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए जेट की वेलोसिटी जो नोजल से निकल रही है, ना कि जेट कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है कर्व प्लेट पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ v लिया है, ना कि v माइनस यू। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड जो हो जाएगा वो होगा हाफ रो ए वी क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो अगर इफिशियंसी निकालते हैं इसकी, तो इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हमारा क्या निकला था, वर्क डन। तो वर्क डन पर सेकंड हमारा क्या निकला था, ये निकला था हमारा रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू। तो इसको लिखते हैं हम लोग,
और हमारा जो इनपुट था, इनपुट एनर्जी था हमारा ये निकला था, तो इसको भी लिख देते हैं हाफ रो ए वी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी कट जाएगा, एरिया कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू अपॉन वी क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक है, तो इफिशियंसी हमारा इतना निकल गया। तो अगर हमें मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे हमको, अगर हमें मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू u। फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर अ गिवन जेट वेलोसिटी वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ u। तो इफिशियंसी मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, इसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा, यानी इफिशियंसी को हमें डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू u, और ये हमारा 0 के बराबर होगा, तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। ठीक है, अगर मैं एक कर्व लूँ अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये अलोंग एक्स एक्सिस हुआ, तो ये कर्व है। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी होगी, या सॉरी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर इफिशियंसी होगी, कुछ यहाँ पे होगी, ये हमारा डी वाई अलॉन्ग डी एक्स विल बी 0, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये जो टेंजेंट मैंने बनाया वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तभी हमको यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी इफिशियंसी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे हमें स्लोप भी जानना होगा। तो अगर हम इसे करते हैं तो ये हो जाएगा d अपॉन डी यू, ये हो जाएगा आपका 2v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू अपॉन वी क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वल्स टू 0। क्यों 0 किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, तो इसे हम आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इसे थोड़ा आगे लेके चलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म देखिए, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इन तीनों को हम बाहर करते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी क्यूब डी अपॉन डी यू वी माइनस यू होल स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट था, इसीलिए मैंने बाहर कर दिया। तो अगर हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी क्यूब डी अपॉन डी यू ऑफ वी माइनस यू का होल स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu। ठीक है, इंटू यू इक्वल्स टू 0। अब इस u को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी क्यूब, ये हमारा d अपॉन डी यू वी स्क्वायर यू प्लस यू क्यूब प्लस 2vu स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों टर्म्स में 0 कौन होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, अगर सॉरी इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन वी क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करते हैं u के टर्म में, तो ये हमारा u तो 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर n माइनस 1 के फॉर्म में चला जाएगा, यानी 3u स्क्वायर प्लस यहाँ हमारा 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4vu इक्वल्स टू 0। यहाँ इक्वल्स टू 0 कहने का मतलब इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है, यानी इस टर्म और इस टर्म में से दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा। सो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है कभी 0 नहीं हो सकती, और अगर यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है अगर ये 0 होगा तब भी यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी हमको कुछ वैल्यू होगा, यानी ये 0 नहीं हो सकता, तो यकीनन यही हमारा 0 होगा। सो हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर प्लस 4vu इक्वल्स टू 0। अब अगर हम सॉरी यहाँ माइनस होगा, इसको एलाबोरेट अच्छे तरीके से लिखें तो ये हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 4vu प्लस 3u स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो वी स्क्वायर माइनस 3vu माइनस vu माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4vu लेके आ जाएगा प्लस 3u स्क्वायर। अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो दिस इम्प्लॉइज, यहाँ अगर v कॉमन लेते हैं तो ये बचता है v माइनस 3u, और यहाँ पे माइनस अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं u को तो ये हो जाएगा v माइनस 3u। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया तो ये हमारा कॉमन आ रहा है v माइनस 3u, और इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं v माइनस u। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन आ रहा है, जब v कंडीशन ये आ रहा है जब v माइनस v इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आया
वो था v माइनस यू इक्वल्स टू 0, जिसे हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू। देखिए यहाँ पे ये केस 1 हुआ, ठीक है। इस केस में हमें कोई वर्क डन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जब कोई वर्क डन नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा केस पे देखते हैं, यानी केस 2 पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया v माइनस 3u, यानी v इक्वल्स टू होगा आपका, सॉरी u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका v/3। इसका मतलब है कि वेन का स्पीड 1/3 होना चाहिए जेट के वेलोसिटी से, ठीक है। टू अचीव इफ वी पुट u इक्वल्स टू v/3 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 हमें याद होगा, यह है हमारा इक्वेशन 1 जिसे हम माने थे यहाँ पे, ये था इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो था इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब जहाँ पे भी हमारा u है वहाँ पे हम v इक्वल्स टू 3u, ठीक है। तो पुट करेंगे तो इफिशियंसी हो जाएगा हमारा कुछ 2। अब देखिए यहाँ पे v है तो ये हो जाएगा 3u माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू अपॉन v है यहाँ पे, यानी 3u का होल क्यूब। जब इसको तोड़ते हैं तो ये होगा 3u माइनस यू, ये हो जाएगा 2u का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू अपॉन ये 3 का क्यूब हो जाएगा 27u क्यूब। तो यहाँ पे 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्क्वायर हो जाएगा तो 4 होगा। तो इफिशियंसी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4u स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू अपॉन 27u क्यूब, ठीक है। अब ये u और ये u मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा क्यूब, और 4 2 जा 8, यानी 8u क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 27u क्यूब। अब यहाँ से u क्यूब और यहाँ से u क्यूब हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू बचेगी वो होगी 8 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 27। तो ये तो था हमारा कर्व प्लेट के लिए। अगर सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए हम थीटा का वैल्यू 0 लिए थे, अगर हम उसे पुट करते हैं तो फॉर सेमी सर्कुलर वेन थीटा विल बी 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यानी इफिशियंसी इक्वल्स टू 8 1 प्लस कॉस 0 डिग्री अपॉन 27। कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस 1 2, 8 2 जा 16, या फिर अगर मैं लिख दूं 8 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 27 जो हमारी इफिशियंसी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी आया वो आया कुछ, हमारा इफिशियंसी जो आया वो आया 16 अपॉन 27, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 0.59259, यानी अगर हम परसेंटेज इफिशियंसी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 59.259, सिमिलर हो जाएगा आपका 59.26%, ठीक है। तो ये कौन सा इफिशियंसी हुआ, ये हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी हुआ। इससे ज़्यादा वो मशीन इफिशियंसी नहीं दे सकती, यानी इससे ज़्यादा मैक्सिमम इफिशियंसी हमें नहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। और अगर आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँ। टिल देन आई एम मोहम्मद अख्तर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।